मैप है, ये एशिया का मैप है। तो इसमें आप एक बीच में अपने से मान लीजिए कोई भी कभी कॉपी पर आप कुछ करना चाहें कि हमको नॉर्थ साउथ सोचना है, तो एक बीच में आप ऐसे रेखा खींच देंगे पहले, तो इस प्रकार से बीचों बीच जिसके बारे में भी करना चाह रहे वहाँ, और फिर एक ऐसे बीचों बीच ऐसे खींच दिया। तो इसमें ये वाला जो पोर्शन आ रहा है, देखिए ये वाला, इस यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये पूरा ये वाला पोर्शन जो है इतना बड़ा सेक्शन, तो ये अगर हम सेंट्रल मानते हैं, इसको सेंट्रल मानते हैं, तो कंट्री के हिसाब से क्या किया गया ज्योग्राफी में कि अलग अलग रीजन वाइज तैयार किया गया है इसमें। क्योंकि नॉर्दर्न में सिर्फ रूस नजर आ रहा है, तो इसलिए नॉर्थ एशिया बोल के कुछ नहीं, क्योंकि एक ही देश था और रशिया को हम लोग ऑलरेडी एशिया में काउंट कर चुके हैं। तो आप एशिया का जब रीजनल डिवीजन देखें कि एशिया में कौन कितने पार्ट है, तो लिखिए एशिया का रीजनल डिवीजन में लिखेंगे पहला लिखेंगे सेंट्रल एशिया। तो सेंट्रल एशिया में ये वाला पोर्शन, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, हम अभी बताएंगे डिटेल्स में भी, ये सेंट्रल एशिया है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे ईस्ट एशिया। तो ईस्ट एशिया में ये वाला पोर्शन आता है, देखिए इधर का ये वाला जो, ये ईस्ट एशिया में ये वाला, ये पूर्वी एशिया है। फिर लिखिए कि अगर साउथ एशिया बोले, साउथ, तो उसमें ये इंडिया पाकिस्तान वाला जो एरिया है, ये वाला श्रीलंका वगैरह लेकर के ये साउथ एशिया में आया है, ये वाला, ये साउथ एशिया। फिर साउथ ईस्ट बोलेंगे तो ये वाला पोर्शन आ रहा है, ये जिसमें थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, इंडोनेशिया, ये वाला इलाका, ये साउथ ईस्ट एशिया हो गया। और वेस्ट एशिया बोलेंगे तो इधर का आएगा सऊदी अरब, टर्की, ये वाला, ये वेस्ट एशिया। कितने रीजनल डिवीजन हो गए एशिया में, गिनिए 5। तो लिखिए अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी देयर आर 5 रीजनल डिवीजन ऑफ एशिया, 5 इसके भौगोलिक वर्गीकरण। अब आप अपने से जो लिखे, पहले सेंट्रल से शुरू करना है, बाकी जगह हो सकता है हम लोग नॉर्थ को भी लेंगे, दूसरे कॉन्टिनेंट को, लेकिन चूंकि आज एशिया कर रहे हैं हम लोग, तो अब पहला सवाल ये उठता है कि सबसे पहले आपके दिमाग में ये रखना कि एशिया शब्द कैसे आया है ना, क्वेश्चन ऐसे ऑब्जेक्टिव में आता है एशिया। तो लिखिए एशिया का पुराना नाम था एनातोलिया। जब आप एनातोलिया वर्ड सुनेंगे और कितने देश फिर दोनों कॉन्टिनेंट पर है, ये भी आता है ना, तो टोटल 6 देश हैं। आप लोग 2 देश जानते हो, तो हम अभी 6 बताएंगे ना। एनातोलिया लिखिए, एशिया का पुराना नाम है। हेरोडोटस ने अपने किताब में लिखी, जो फादर ऑफ हिस्ट्री है ना, तो हेरोडोटस रोट इन हिज बुक एनातोलिया फॉर एशिया। हेरोडोटस ने अपने किताब में एनातोलिया शब्द का प्रयोग किया है, जो किसके लिए हो सकता है, बोलिए, ये एशिया के लिए हो सकता है। दूसरा लिखेंगे कि इन एंशिएंट हिस्ट्री, सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, इन एंशिएंट हिस्ट्री द मीनिंग ऑफ एशिया इज राइजिंग ऑफ सन। एशिया का अर्थ होता है सूर्य का उदय होना। एशिया का अर्थ होता है सूर्य का उदय होना। तो हैव यू हर्ड द नेम ऑफ मेसोपोटामिया? मेसोपोटामिया क्या था बताइए, कौन से जगह पर था, बोलिए, सिंधु घाटी में। कहां पर था, ईरान इराक। तो ईरान इराक में जहां पर मेसोपोटामिया था, देखिए ये वाला इलाका, ये मेसोपोटामिया था। तो लिखिए कि मेसोपोटामिया के ईस्टर्न साइड, मेसोपोटामिया के ईस्टर्न साइड को एशिया कहा जाता है। इसके ईस्टर्न साइड को एशिया कहा जाता था, और इसके वेस्टर्न साइड को यूरोप
उस समय में एराइडू करके वर्ड था ना, ERAIDU। तो अभी आप मेसोपोटामिया का एक इधर हो गया और एक इधर हो गया, उधर मतलब यूरोपियन साइड सोचिए, तो हम लोग खाली एशिया का मैप देख रहे हैं। तो ये दूसरा लॉजिक आया कि एशिया जो वर्ड है वो मेसोपोटामिया के ईस्टर्न साइड के लिए प्रयोग किया गया। लेकिन एशिया का लिटरल मीनिंग क्या होता है? बोलिए, राइजिंग ऑफ सन, है ना। चलिए आगे लिखिए कि कौन कौन से देश एशिया के, एशिया यूरोप दोनों में, नेम द कंट्री विच आर इन एशिया एज वेल एज इन यूरोप। सबसे पहले लिखिए टर्की, सबसे पहले लिखिए टर्की। 2 नंबर पर रसिया, 3 नंबर पर लिखिए ये वाला देश कजाकिस्तान, ये कजाकिस्तान। 4 नंबर पे लिखिए जॉर्जिया। 5 नंबर पे लिखिए अजरबैजान, अजरबैजान। और 6ठे नंबर पे लिखिए साइप्रस। अभी देखिए, आप जब कभी, रसिया तो सबको ही जानता है ना, रूस के बारे में सबको ही जानता है कि 2 कॉन्टिनेंट पर है। ये जो आज आप पढ़ रहे हैं ये बेस है ना, ज्योग्राफी का समझिए, इनफैक्ट पहला क्लास है जिसमें आप ये जानेंगे, हर कॉन्टिनेंट के बारे में कोशिश करेंगे बताने का। तो उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हो आपके पकड़ में आ जाए, ठीक है। और जब मेंस हम लोग पढ़ेंगे ना कि अर्थक्वेक आता कैसे है, तो एशिया में कहाँ इफेक्ट पड़ रहा है, वोल्केनिक इरप्शन कहाँ हो रहा है, या ज्वालामुखी के साथ साथ यंग फोल्ड माउंटेन कहाँ बना, कोई यूक्रेन के साथ युद्ध हो रहा है, तो आप देखिए यहाँ पर यूक्रेन बॉर्डर कर रहा है। तो आपको करेंट इवेंट पढ़ने के लिए भी वर्ल्ड मैप का जानकारी जरूरी है। जितनी भी चीज आप पढ़ेंगे, ब्लैक सी, यहाँ पर आपको ब्लैक सी भी नजर आ जाए, ये बात। ब्लैक सी को ब्लैक सी क्यों कहते हैं? बोलिए कोई, और कोई बताइए, ब्लैक सी को ब्लैक सी क्यों? यस, ड्यू टू चेर्नोजम सॉइल। चेर्नोजम एक मिट्टी का नाम है जो ब्लैक होता है ह्यूमस के जरिए, और इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? ब्लैक सी, ब्लैक सी। सर ये दूसरा सॉइल होता है, एक तो ब्लैक सॉइल होता है, ब्लैक सॉइल तो होता ही है, कॉटन तो नहीं, ये वाला अलग है। हमारे जो भारत में ब्लैक सॉइल है ना, ये टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट के चलते ब्लैक दिखता है, नथिंग टू डू विद द एक्चुअल ब्लैक सॉइल ऑफ ह्यूमस वाला। ये वोल्केनिक सॉइल है हमारे इंडिया में, जिसका रेगुर नाम है ना, ब्लैक कॉटन सॉइल। वो टाइटेनिफेरस में भी एग्जाम में आता है कि भारत की मिट्टी काली दिखती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट। लेकिन जो ब्लैक सॉइल है वर्ल्ड का, और ये जो चेर्नोजम मिट्टी है ना, इट इज फेमस फॉर द व्हीट कल्टीवेशन, ये भी ध्यान रखिए। हम एक्स्ट्रा जानकारी आपको कुछ कुछ देते जाएंगे, तो उसको साइड में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अभी आप ये बताइए कि कितने देश हैं एशिया के जो 2 कॉन्टिनेंट है? कौन कौन है? बोलिए बोलिए। अच्छा, इसमें से सारा देश आपको इस मैप में पता चल पा रहा है? साइप्रस नहीं दिख रहा है, कोई बताने की कोशिश करेंगे? साइप्रस बताइए किधर हो सकता है? बोलिए। सीरिया के बगल में, सीरिया है ना, किधर? सीरिया से इधर किधर? ये मेडिटेरियन सी के अंदर है, यहाँ है साइप्रस। और साइप्रस क्यों है? कि साइप्रस इज द ओनली एशियन कंट्री हु इज द मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन, इसलिए इसको यूरोप एशिया में माना जाता है। साइप्रस एक आइलैंड हो मेडिटेरियन सी के बीच में। हाँ, इसकी राजधानी है ना निकोसिया, एशिया का देश है, ठीक है। अब आप टर्की, टर्की यहां पर देखिए, ये वाला जो देश है टर्की, ये और कोई भी देश का 1-2 चीज भी मेन देश का जानिएगा जो एग्जाम में आता है, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। बाद में थोड़ा डिटेल्स पढ़ेंगे तो आपको जानना है। बट जैसे आप किसी को कैसे पहचानते हैं? आप लोग जैसे किसी के बारे में बोलते हैं ना कि वो कौन, तो बोलता रहे वो मोटू, वो कौन, वो चश्मिश,
अरे वो जो लंबू, तो वैसे उसका टोटल कैरेक्टर तो आप नहीं बताए ना। आप एक चीज बोल दिए कि जैसे आपसे कोई पूछेगा हमारा बैच का वो याद है जो आईएएस बना, कौन? अरे जो आगे में नहीं बैठे रहता था, जो चुंगम खाते रहता था, ये गाना गाते रहता था, कुछ बोलिएगा तो उसको पहचान लेता। अच्छा उसका बात हो गई। उसी प्रकार से कोई देश जब टर्की बोलते हैं तो टर्की के बारे में कुछ चीज तो होगा। तो पहला चीज जानिए टर्की के बारे में, जिसको बोलते हैं सिक मैन ऑफ यूरोप। ये चूंकि दोनों देश में है ना, दोनों कॉन्टिनेंट में यूरोप का बीमार देश बोला जाता है। क्यों बोलते हैं यूरोप का बीमार देश, सिक मैन ऑफ यूरोप। सो व्हाट कैन बी द कॉज? बोलिए क्या कारण होगा इसका, क्यों ऐसा लाइन क्यों है? बोलिए। इसलिए यस, वो ठीक बता रहे हैं पवन। यूरोप का जितना डेवलपमेंट हुआ उस, देखिए इसका ये वाला जो पार्ट दिख रहा है इधर का, ये वाला पार्ट यूरोप में आता है, ये वाला टर्की इधर है, तो ये एशिया में है। तो इसका डेवलपमेंट नहीं होता है। टर्की यूरोप का सब देश देखे डेवलप है, लेकिन टर्की का उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया, इसलिए इसको सिकमैन ऑफ यूरोप बोलते हैं, वहाँ का बीमार देश है। लेकिन एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा टर्की के बारे में कि टर्की जो देश है यहाँ पर वर्ल्ड का सबसे जो ये अंगोरा नाम की एक यहाँ पर बकरी है, ठीक है, और इसी बकरी से वर्ल्ड का सबसे अच्छा ऊन निकाला जाता है। तो ये याद है, द मोस्ट फेमस ऊल ऑफ वर्ल्ड, जिसको बोलते हैं मोहेर, यहाँ लिख दे रहे हैं मोहेर। तो ये एक लाइन याद रखना टर्की के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंगोरा गोट, और अंगोरा से क्या निकाला जाता है? मोहेर ऊल, है ना, वो अंगोरा से प्राप्त किया जाता है मोहेर, ये ध्यान रखिएगा। अंगोरा एक बकरी है। कभी कभी ना यूपीएससी क्या करता है ना, क्वेश्चन में बहुत घुमाता है, वो स्टेटमेंट देता है और स्टेटमेंट देगा कि विश्व का सबसे अच्छा ऊन भेड़ से निकाला जाता है, और रीजनिंग दे देगा कि इंडिया में ऊन उत्पादन होता है। तो दूसरा वाला सही हो रहा लाइन, लेकिन पहला वाला रॉन्ग ना हो गया, फिर बोलेगा इसमें से कौन सही है। तो आपको ये समझना है कि सबसे अच्छा ऊन वर्ल्ड का भेड़ से नहीं निकालते, सिप से नहीं निकालते, क्या चीज से निकालते हैं? बकरी से निकालते। बकरी का नाम क्या है? अंगोरा गोट। दूसरा चीज जानिए कि वर्ल्ड का सबसे सॉल्टिएस्ट लेक, जिसका नाम है लेक बानी, भी यूपीएससी में आया था, लेक वान गोलू। आप लोग का मोहल्ला में किसी का नाम गोलू जरूर है? अच्छा, ऋचा का नाम गोलू है। अच्छा बहुत जल्दी से आंसर देखिए, ऋचा का नाम गोलू है। तो लेक वान गोलू ये वर्ल्ड का सबसे ज्यादा नमकीन झील है। टर्की का पूरे वर्ल्ड है, टर्की में मोस्ट सॉल्टिएस्ट लेक ऑफ वर्ल्ड। ये विश्व का सबसे बड़ा क्या है? नमकीन, नमकीन माने सबसे बड़ा नहीं बोलेंगे, सबसे सॉल्टिएस्ट लेक वान। लेक वान एग्जाम में आएगा, या फिर एक साल ना ऑक्सफोर्ड एटलस में लिखा हुआ लेक वान गोलू, तो एक साल क्वेश्चन में वही दी टीटीके में लेक वान। तो लेक वान याद रखिएगा, वही चीज, ठीक है? क्लियर हो रहा है ना? तो टर्की दोनों देश में, रसिया तो आप बचपन से जानते हैं कि रूस दोनों महादेश में है, एशिया में भी है और यूरोप में भी है। तीसरे नंबर पर कौन है? कजाकिस्तान। देखिए ये वाला देश जो है ये बहुत बड़ा देश है, देखिए कजाकिस्तान है, और कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच लिखिए अरल सी, अरल सी, अरल सागर। ये भी एग्जाम में आता है, ये जेपीएससी पीटी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। अरल, कजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान के बीच अरल सी, इसमें अमू दरिया और सी दरिया नदी गिरती है, ये भी एग्जाम में आता है। अमू दरिया रिवर
and Sea Darya river drains into it. पहले क्या बोला था? Aral Sea is in between Kazakhstan and Uzbekistan. सर रिवर कौन सी दो? Amu Darya and Sea Darya, a river का नाम. Amu Darya and Sea Darya drain into अरल. अपने से लाइन थोड़ा सा बनाने सीखना होगा आप लोगों को. तीसरे नंबर पर आ रहा है जॉर्जिया. जॉर्जिया कहाँ पर है बताइए? सर ये दिखा? कैस्पियन सी की कॉलोनी. ये वाला देखिए, छोटा सा देश दिख रहा है यहाँ पे. ये वाला जो देश है ना, जॉर्जिया. ठीक है. और जॉर्जिया के बगल में लिख लीजिए कि यहाँ पर कॉकेसस माउंटेन है. कॉकेसस माउंटेन का एक भाग यूरोप में आता है और दूसरा भाग एशिया में आता है. पहचान के लिए कॉकेसस, CAUCESUS, कॉकेसस माउंटेन. Caucasus mountain का जो one part of Caucasus mountain is in Europe and half is in Asia. ठीक है, Caucasus mountain. अगला नाम आ रहा है अजरबैजान. देखिए ये वाला. और यहाँ पर अजरबैजान, ये जो एजेट लिखा हुआ है, ये वाला देखिए, जॉर्जिया के ठीक किनारे ये इलाका. इसकी राजधानी बाकू है, कैस्पियन सी के किनारे. वहाँ तेल का बहुत गहरा कुआं है, मतलब वर्ल्ड का, लिख लीजिए, अजरबैजान की राजधानी है बाकू. वर्ल्ड का डीपेस्ट पेट्रोलियम ऑयल वेल, वर्ल्ड का सबसे पेट्रोल जो सबसे गहरा कुआं से निकाला जाता है वो बाकू से निकलता है. हाँ. और इसके बाद साइप्रस, जैसा बताइए कि ये मेडिटेरियन सी में है, लेकिन चूंकि ये यूरोपियन यूनियन का मेंबर बन गया इसलिए इसको भी यूरोप एशिया में मानेंगे, क्योंकि है तो एशिया का ना, और मेंबर बन गया यूरोपियन यूनियन का. साइप्रस इज इन मेडिटेरियन सी. तो कुल मिलाकर के 6 देश ऐसे हो गए जो एशिया में भी है और यूरोप में. अब लिखिए फिजिकल फीचर्स विच सेपरेट एशिया एंड यूरोप. भौतिक आकृति जो एशिया को यूरोप से अलग करती है. ये वाला देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए, ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है यहाँ पूरा, कैस्पियन सागर. 1 नंबर पे लिखिए कैस्पियन सागर, कैस्पियन सी. 2 नंबर पे लिखिए यहाँ पर, हम ऐसे बना दे रहे, यूरल माउंटेन. हाँ, URL, यूरल माउंटेन. 3 नंबर पे लिखिए यूरल रिवर.
4 नंबर पे लिखिए कॉकेसस माउंटेन, कॉकेसस माउंटेन, 4 नंबर पर कॉकेसस माउंटेन। 5 नंबर पे लिखिए ब्लैक सी, ये वाला, ये ब्लैक सी। ठीक है, अब सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेना है। जैसे कैस्पियन सागर है ना, ये हम लोग एशिया पढ़ रहे हैं, लेकिन एशिया का कुछ भाग आपने देखा कि वो कहाँ आता है, यूरोप में भी आता है। ऐसे 6 देश है जिसके कुछ कुछ क्षेत्र हैं, एक्सेप्ट साइप्रस जो यूरोपियन यूनियन का मेंबर बन गया, इसलिए उसको हम लोग यूरोप में मान रहे हैं। तो आप देखिए कि कैस्पियन सागर जो है, ये यहाँ पर दिख रहा है कि ये सागर जो है, ये चारों साइड से देखिए जमीन से घिरा हुआ है, कहीं समुद्र को टच कर रहा है, ये बताइए कहीं कर रहा है? तो कोई पानी का एरिया जब कहीं समंदर को टच नहीं करता तो उसको झील बोलते हैं। ठीक है, कभी भी जब कोई बोलेगा ना कि आप ये बताइए सी और झील में क्या अंतर है, तो झील का मतलब होता है कि ऑलवेज वो लैंडलॉक होगा, वो चारों साइड से किससे घिरा होगा, लैंड से। लेकिन सी जो होगा वो समुद्र में कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी से जुड़ा रहेगा। जैसे हम बोलते हैं मेडिटेरियन सी, तो मेडिटेरियन सी अब आगे बढ़ेंगे तो जिब्राल्टर जल संधि से वो अटलांटिक महासागर से जुड़ा है। आप कोई भी सी बोलिएगा जब ना वो जुड़ा रहेगा। तो अगर टेक्निकल देखेंगे, तकनीकी रूप से, तो कैस्पियन सी है कि झील है? बोलिए लेक है। तो लिखिए वर्ल्ड का लार्जेस्ट लेक क्या है, एग्जाम में आएगा तो कैस्पियन सी। एक क्वेश्चन बगल में लिखिए, ये क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में आ सकता है, लिखिए कि कैस्पियन सी, डेड सी, डेड मृत सागर लगभग एक ही अक्षांश पर होने के बाद लवणता में अंतर क्यों है? Why there is salinity difference? Why there is salinity difference in between Caspian Sea and Dead Sea? In between Caspian Sea and Dead Sea, आंसर लिखेंगे कि कैस्पियन सी में एक और जोड़ ले, why there is a salinity difference in between Caspian Sea, Dead Sea and Black Sea, तीनों। इसमें सबसे कम लवणता है ब्लैक सी का, ठीक है, उसके बाद कैस्पियन सी और सबसे ज्यादा डेड सी का। तो इसमें डिफरेंस क्यों है? तो लिखिए कि इन ब्लैक सी मोर इन्फ्लक्स ऑफ वाटर इज देयर। ब्लैक सी में अधिकांश नदी आकर के मिलती है, नया स्वच्छ जल। So more influx of water is there in Black Sea. Black Sea में influx of water ज़्यादा है। जैसे लिखिए नीपर रिवर, DNEIPER, नीपर रिवर। निस्टर रिवर, DNEISPER, नीपर रिवर, नीपर एंड निस्टर, नीपर रिवर, निस्टर रिवर, निस्टर। डेन्यूब, DANUBE, ये यूरोप की सबसे लंबी नदी मानी जाती है वर्तमान में, डेन्यूब, जिसके कारण
इसकी लवणता कम हो गई है। सो ड्यू टू दिस रिवर द salinity of Black Sea remain low. वर्ल्ड का सबसे ज्यादा नमकीन झील अभी आपको बताएं तो टर्की में था। दूसरे नंबर पर डेड सी का नाम आता है, जो आपने लिखा डेड सी के बगल में खाली लिख लीजिए जहाँ भी डेड सी लिखे हैं कि यह इजराइल एवं जॉर्डन देश के बीच है। ये भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आता है। डेड सी इज इन बिटवीन इजराइल एंड जॉर्डन। इजराइल एंड जॉर्डन। आप लोग ये न्यूज में कभी भी सुनते होंगे या पढ़ते होंगे तो एक मुद्दा हमेशा आता है फिलिस्तीन। सुनिए ना, फिलिस्तीन की लड़ाई, इजराइल फिलिस्तीन। तो ये डेड सी के किनारे एक नदी है, उसका नाम है जॉर्डन नदी। उसी जॉर्डन नदी के किनारे ये लड़ाई चल रहा है, जो आज से नहीं चल रहा है, कितना साल हो गया। फिलिस्तीन वाला जो लड़ाई है, वेस्ट बैंक, जेरिको, ये सब नाम आएगा उसी के किनारे। ठीक है, तो आपने कैस्पियन सी पहला लिखा, दूसरा आपने लिखा यूराल माउंटेन, और तीसरा लिखा यूरल रिवर। ये तीन यहाँ पर, मतलब इसका मतलब हुआ कि रूस को, जब हम कोई एग्जाम में आएगा कि रूस को एशिया से अलग करने वाला, यूरोप से, एशिया के रूस को और यूरोप के रूस को अलग करने वाला फिजिकल फीचर्स का नाम बताइए। क्या क्या लिखिएगा? और कैस्पियन सी भी ना लिखिएगा। एक एग्जाम में क्वेश्चन और आता है, अभी वो क्वेश्चन कैसे रहेगा ना, इसमें से कौन सा देश कैस्पियन सागर को टच नहीं करता है? क्वेश्चन लिख लीजिए। तो कौन कौन करता है, अगर आप घर में निकाल लीजिएगा तो कौन नहीं करता है पकड़ लीजिएगा। तो लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट बॉर्डर कैस्पियन सी। इसी प्रकार से क्वेश्चन ब्लैक सी पर भी बनता है, लिख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट टच टू ब्लैक सी। सॉल्ट वाटर लेक पूछेगा कब ना, लेक वॉल, और सी पूछेगा तब। लार्जेस्ट नहीं, सी भी बोलेगा। जैसे कि ये हम बताएं कि जैसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा झील कौन है? कैस्पियन सी है। विश्व में किस झील का पानी सबसे ज्यादा नमकीन है? लेक वन टर्की। वो सॉल्टीएस्ट है, मतलब डिग्रीनेस नाप है, और लार्ज में एरिया नाप है। तो कैस्पियन सी एक्चुअली में सी नहीं है, वो एक्चुअली में लेक है। इसलिए वो एशिया में है तो एशिया का भी लार्जेस्ट हो गया, लेकिन इतना बड़ा है कि वर्ल्ड में भी इससे बड़ा कोई नहीं। ये इसका, ठीक है। तो अभी तो आप घर में इसको आसानी से कर सकते हैं, कौन कौन टच करता है, कौन कौन टच नहीं करता है, ये वो इजीली आपका कर लीजिए। अब ये जो ब्लैक सी है यहाँ, ये वाला, तो यहां से लेकर के, और देखिए ये वाला कौन सा सागर है? मेडिटेरियन सी, और ये वाला है ब्लैक सी। तो अभी एक क्वेश्चन एग्जाम में देता है, देखिए ब्लैक सी से देखिएगा कहीं ना कहीं, यहाँ से देखिए ऐसे करके, देखिए ब्लू वाला पतला सा यहाँ से देखिए ऐसे एंट्री है ना, मतलब ये जुड़ा हुआ है। तो ब्लैक सी लेक नहीं हुआ,
क्योंकि ये एक पतली सी जलधारा से इससे जुड़ी हुई है मेडिटेरियन से, और मेडिटेरियन जुड़ा हुआ किससे? अटलांटिक महासागर से। तो ओरिजिनली वो लेक नहीं, वो सी, जैसे सी का जो डेफिनेशन होता है कि वो कहीं ना कहीं लिंक्ड होगा किससे? ओशन से। और एक कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर भी जो पानी होता है, जो आगे कभी बता देंगे उसको भी सी ही बोलते हैं, जैसे अरबियन सी। तो अरब इधर से अरब देशों पर जो पानी, ये हिंद महासागर का पानी उसके शेल्फ पर है, जो उसको क्या बोलते हैं कि आपका तिरछा जो डूबा हुआ है, लेस देन 1 डिग्री तक स्लोप जो है, उस पर जो पानी रखा हुआ है किसी भी देश का, उसको शेल्फ नाम रखते हैं, उसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं। तो भी सी है। आगे इस सब डिटेल्स में आएगा, क्योंकि बबल मंडप का लोकेशन ये होना चाहिए, ये यहाँ पर उसको ना बॉस्फोरस में, ये बबल मंडप का लोकेशन ये वाला, यहाँ पर ये वाला जगह पर ना, ये वाले जगह पर स्टेट ऑफ बॉस्फोरस के जो बबल मंडप जहाँ लिखे थे ना, बबल मंडप जिस जगह पे लिखे थे उसको कर लीजिए बॉस्फोरस, ठीक है? जहाँ पर बबल मंडप था उसको सिर्फ बॉस्फोरस कर लीजिएगा तो बता। तीसरा नंबर क्या लिखा है? अलग नहीं भागना है। सबसे पहले लिखिए बॉस्फोरस, स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस। उसके बाद लिखिए मारमरा सागर, सी ऑफ मारमरा। और तीसरे नंबर पे लिखिए डार्डेनल्स स्ट्रेट, डार्डेनल्स स्ट्रेट थर्ड नंबर पे। डार्डेनल्स स्ट्रेट तीसरे नंबर पे लिखना है, ठीक है? अब आप फिर से सोचें कि जब ब्लैक सी से हम जा रहे हैं भूमध्य सागर की ओर, तो सबसे पहले क्या आ रहा है? स्टेट ऑफ बॉस्फोरस। तो इस ब्रैकेट में लिखिए, उसको बोला जाता है की टू द ब्लैक सी, ऐसे एग्जाम में आएगा। Which strait is known as key to the Black Sea? किस जल संधि को ब्लैक सी की चाबी कहते हैं? तो स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस होता है। फिर क्या आ रहा है 2 नंबर पर? सी ऑफ मारमरा। और फिर 3 नंबर पे क्या आ रहा है? तो देखिए डार्डेनल्स स्टेट जो है वो एकदम इधर आ गया एशिया के साइड में, तो फिर इसका ना उतना विकास इस एरिया का नहीं वहां तक हो पाया। तो इसलिए डार्डेनल्स स्ट्रेट को बोला जाता है टीयर्स ऑफ यूरोप, यूरोप का आंसू, इसलिए कि विकास नहीं हुआ उस एरिया का। यहाँ से आप देखें तो ये पूरा इलाका जो है, देखिए एक सागर इधर है, एक सागर इधर है, और इस इलाके में ही ये जो युद्ध हो रहा है इतना, आप देखिएगा सारे देश, ये सारे देश भी पहले रूस में थे, ये सब अलग हुए हैं, ये नहीं यहाँ से, ये सब अलग हुए हैं रसिया से। तो इसका मेन इन लोग की इकोनॉमी क्या हो सकती है? इसके किनारे किनारे पेट्रोलियम है इस पूरे इलाके, और एक पेट्रोलियम के चलते ही ये इलाका जो है ये इतना ज़्यादा ये डिमांडेबल एरिया है, और जो देश है वो युद्ध कर रहा है कि हमारी इकोनॉमी हम लोग संभाल लें। और अगर आज आप देखें तो यूक्रेन के साथ जो रसिया का हो रहा है, तो वो अगर यूक्रेन पर रसिया कैप्चर कर लेता तो आप देखिए यहाँ से वो ब्लैक सी पर कैप्चर कर,
तो ब्लैक सी में कैप्चर का मतलब है कि रसिया पूरा इस साइड के देशों को अपने कंट्रोल में ले गया, तो इसलिए यूक्रेन को सारे देश इधर में ही रोक। तो ये ऐसे देश कुछ होते हैं जिस जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए नेपाल और भूटान, ये दोनों बहुत छोटा देश है, तो इनको किसी भी वक्त अगर इंडिया हड़प ले तो इंडिया डायरेक्ट चाइना को फाइट करेगा, और चाइना हड़प ले तो इंडिया को डायरेक्ट फाइट करेगा। तो ऐसे कंट्री को ज्योग्राफी में बफर नेशन होता है, और ये जो जिसे बफर स्टॉक होता है इकोनॉमिक्स में, तो ये बफर नेशन जो होता है ये इसको प्रोटेक्शन सब देश मिल करके करते हैं। मतलब इसको इंडिया भी सपोर्ट करना चाहता है और चाइना भी, उसको पता है कि अगर इसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो इसको चाइना करके अपने में मिला लेगा, तो इंडिया का डायरेक्ट नेबर हो जाएगा, तो ज़्यादा खतरा हो जाएगा। तो इसलिए जहाँ जहाँ भी ऐसा है, यूक्रेन को जो आप देख रहे हैं कि युद्ध कर रहा है यूक्रेन, और उसमें मदद उसका यूक्रेन में सारे यूरोप के देश कर रहे हैं इंक्लूडिंग अमेरिका। वो लोग को ये लग रहा है कि अगर यूक्रेन पर वो कब्जा कर लेता तो यहाँ पर बहुत कोयला का डिपोजिशन है, नेचुरल गैस का भंडार है, पेट्रोलियम का भंडार है, वो सारा चीज रसिया का हो जाएगा और फिर रसिया वर्ल्ड को फाइट करेगा। इसलिए कोई देश, मतलब यहाँ तो सुपर पावर की लड़ाई है, इसलिए सारा देश चाहता है कि वो किसी न किसी रूप में इसको कंट्रोल करे, इसको रोके। ये युद्ध का जो मेन कारण है इकोनॉमिकली, वो कारण है कि इसका जो ज्योग्राफिकल रीजन को अगर कैप्चर करता है रसिया, तो इकोनॉमिकली बहुत मजबूत है। ठीक है, तो बैटेरियन सी से जब हम लोग इधर आप देखें एशिया के हमारे दूसरे साइड में अगर देखते हैं आप, तो ये है अफ्रीका। तो अफ्रीका और एशिया को जो बॉर्डर कर रहा है, देखिए वो लिखिए, पहला लिखिए मेडिटेरियन सी। अफ्रीका और एशिया को बॉर्डर करने वाला फिजिकल फीचर्स, तो पहला मेडिटेरियन सी, अफ्रीका एंड एशिया को बॉर्डर करने वाला जो फीचर्स है, उसमें पहला क्या है मेडिटेरियन सी, और दूसरा जो है सेकेंड वो है स्वेज कैनल, स्वेज नहर, और तीसरा है रेड सी, लाल सागर। ये वाला देखिए लाल सागर ये, और चौथा है स्टेट ऑफ बबल मंडप। यहाँ पर स्टेट ऑफ बबल मंडप जो आपके वहां लिख दिया था। स्टेट ऑफ बबल मंडप से फिर वो किनारे हो जाएगा, पे पेडल इधर आता है। ये वाला बेसिकली इलाका जो है ये गल्फ ऑफ इसका मतलब स्टेट ऑफ बबल। रेड एल्गी, रेड एल्गी कबक, शैवाल जिसको बोलते हैं। तो रेड सी का नाम रेड सी पड़ा है रेड एल्गी के, और ब्लैक सी का नाम ब्लैक सी पड़ा है चेरनोजम सॉइल के, और येलो सी, येलो रिवर, येलो सी चाइना में, यहाँ इस रीजन में ये वाला जो इलाका है इसको येलो सी बोलते हैं, पीला सागर। इसका नाम पीली मिट्टी, मतलब ये नदी जो है यहाँ पर वांगो नदी के नाम सुने हैं, तो वांगो नदी को येलो रिवर भी बोला जाता है। तो ये नदी जो है येलो रिवर, ये यहाँ पर जिस प्रांत से बहती है वहाँ से पीला मिट्टी काट के ले जाती है। प्रांत का नाम सांसी और सेंसी, दो प्रांत है। तो पीली मिट्टी के चलते उसका रंग पीला हो जाता है। फिर वो जहाँ पर समुद्र में मिल रही है उस इलाके का पानी को क्या किया, उसने पीलापन कर दिया, इसलिए उसका नाम हो गया पीला सागर।
तो उसका नाम एलोसिया। ये चलिए हम लोग इस साइड से चल रहे हैं, तो ये यहाँ पर स्वेज नहर है, ये लाल सागर और मेडिटेरियन सी को जोड़ता है स्वेज नहर, ये दोनों को कनेक्ट। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। इधर इसके राइट साइड में जो देखते हैं ये पूरा इलाका, ये है हमारा पश्चिमी एशिया वाला इलाका। ये टर्की आर्मेनिया को छोड़ देंगे और इसको ले लेंगे ऐसे। अब जितने आप सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, येमेन, इजराइल, जॉर्डन, सीरिया, इस लेबनान और साइप्रस, ये सब पश्चिमी एशिया में, इसको वेस्ट एशिया में, ये पूरा देश जो आपको, और इस जगह में ये पर्शियन गल्फ है जो तेल के लिए, तेल इसके किनारे किनारे यहाँ। तो पर्शियन गल्फ में अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पर फिर लिख लीजिए, यहाँ जाने के लिए हमको हॉर्मज स्ट्रेट से जाना है। ये लिखिए, इफ अ पर्सन wants to move in Persian Gulf, wants to move in Persian Gulf, then he must go through Hormuz Strait, Hormuz। तो साथ में क्वेश्चन लिख लीजिए, गल्फ ऑफ पर्सिया के किनारे कौन कौन से देश है? नेम द कंट्री विच इज अलोंग पर्सियन गल्फ। गल्फ ऑफ पर्सिया के किनारे कौन कौन से देश हैं? जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन देते हैं उसको घर में खोजना है, और सारे लोग अपने अपने घर में जिस रूम में आप रह करके पढ़ते हो उसमें 3 मैप, एक वर्ल्ड का जैसे लगा हुआ है, एक इंडिया का और एक झारखंड का। जो लोग जेपीएससी की भी, यूपीएससी के साथ जिनका टारगेट में झारखंड है तो वो उसको भी साथ में रखें, और जिनको बिहार का भी परीक्षा लिखना है बीपीएस, वो एक एक्स्ट्रा मैप खरीद लेंगे बिहार। और आप अगर अच्छा से मैपिंग किसी का हो जाए तो जो भी दोनों ले लीजिए, कोई एक भी लेंगे तो सफिशिएंट। लेकिन स्टेट वाला मैप हमेशा लास्ट में, अभी तो एग्जाम चले सारा होगा ही होगा, लेकिन ये जो इंडिया का मैप है और वर्ल्ड का मैप है ये हर परीक्षा में काम है। और सिर्फ आपको, आपका काम रहता है एनालिसिस करना। जब कभी भी करेंट इवेंट तो जरूर से एनालिसिस करेंगे कि वो कहाँ हो सकता है। एक बार दिमाग लगाएंगे कि सीरिया का नाम आया, कजाकिस्तान का नाम आया, तो ये वर्ल्ड में है कि? तो जब आपके दिमाग में ये आएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन यूपीएससी का डायरेक्ट सॉल्व कर। ये यूपीएससी का सबसे बड़ा ट्रिक्स है ये क्वेश्चन कि वो करेंट इवेंट पर आधारित होता है लेकिन वर्ल्ड मैपिंग पर। कौन किसको टच करता है, कौन उत्तर में, मतलब क्वेश्चन देखने में बड़ा सिंपल। अब आपको 4 नाम दे देगा, तेहरान राजधानी दे दिया, तेहरान दे दिया, अंकारा दे दिया, बगदाद दे दिया, कुवैत दे दिया, और आपसे पूछ दिया कि चारों में सबसे ज्यादा नॉर्थ में कौन। क्वेश्चन सुनने में कितना आसान, लेकिन जब इसको बनाना पड़ेगा तब लगेगा कि हमको तो लग रहा है कुवैत भी हो सकता है, कतर भी हो सकता है। तो इसलिए हम बोलते हैं बार बार मैप देखिए। जब मैप देखिएगा तो क्वेश्चन दे देगा कि स्वेज नहर बनने के बाद अगर बॉम्बे से कोई जहाज जा रहा है, कोई जहाज बैंकॉक से आ रहा है, कोई जहाज यहाँ कैनबेरा से आ रहा है, तो कौन सा जो इसमें तो ऑस्ट्रेलिया नहीं, तो इंडोनेशिया पे जैसे यहाँ पे जकार्ता, तो कोई जहाज जकार्ता से आ रहा है तो आपको पूछ देगा कि जो जहाज यहाँ से आ रहा है, किस जगह से, यहाँ से, ये जहाज
और कोई एक आप ले लें कि इधर से, मतलब इजिप्ट से, यहाँ से, तो ये जहाज पहले स्वेज नहर नहीं था तो कैसे जाता होगा? तो इसके लिए तो रूट है ही ना, बच रहा है। इजिप्ट ये तो पहले बना नहीं था, तो ये इधर से जाता होगा ऐसे भूमध्य सागर से होते हुए अटलांटिक में, और उसके बाद साउथ अफ्रीका के किनारे से ऐसे घूम करके और तब जा करके पहुंचता होगा वो इधर, या फिर यहाँ से बॉम्बे आता होगा, यही ना होगा वो। लेकिन जब स्वेज नहर बन गया तो जहाज इतना काहे घूमेगा? इसके लिए रास्ता क्या है? ये शॉर्टकट हो गया ना। तो क्वेश्चन जब यूपीएससी वाले पूछते हैं तो 4 पेयर देगा। अब आपको जकार्ता से दे दिया, जिसे दे देगा कि जकार्ता टू लंदन, बॉम्बे टू इजिप्ट, ऐसे करके 4 लोकेशन देगा और बोलेगा कि स्वेज नहर बनने के बाद किस 2 शहर के बीच में सबसे ज्यादा लाभ हो। तो अब आपको दिमाग दौड़ाना है उसमें कि जब स्वेज नहर नहीं था उस समय इन जहाज को, जैसे बॉम्बे से जहाज को अगर जाना था इजिप्ट में कोई शहर में, तो जहाज यहाँ से पहले इधर से ही ना जाएगा। या कोई जहाज यहाँ से, ओमान की राजधानी है मस्कट, तो अगर कोई ओमान से जा रहा होगा तो ओमान से वो इधर से पहले ऐसे जाता होगा। ये तेल लेकर के जहाज निकला गल्फ ऑफ पर्सिया से, और इसको जाना है यूरोप, तो यूरोप जाने के लिए इसके पास ये रूट था। लेकिन जब ये बन गया स्वेज नहर, तो इसके पास कौन सा रूट बचा आसानी से? ये इधर से चला गया। अंग्रेजों ने जब बनाया था, गांधी जी का जन्म जिस साल हुआ था उसी साल स्वेज नहर 1869, तो मतलब ये शॉर्टकट रूट बनाया उसने, और पनामा कैनल बनाया था। तो पढ़े होंगे ये सब चीज, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ था उस समय 1914, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच में, पैसिफिक से अटलांटिक आना शॉर्टकट है। जैसे यहाँ से हमको उधर जाना, तो पहले क्या था, इधर से उधर से घूम करके, अभी क्या डायरेक्ट चल जाएंगे, पनामा नहर से चल। तो ये जितने भी आप मुस्लिम राष्ट्र वेस्टर्न एशियन वाले, और ये सब ओपेक, जो ओपेक का नाम सुने हैं, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ये सब ओपेक मेंबर है। और ईरान इराक का देख के लड़ाई हो रही है, अभी ईरान पर अमेरिका ने भी सैंक्शंस लगा रखा था। तो ये वाला जो देश है ईरान में, उस ईरान और इराक, यहाँ बगल में इराक है। सद्दाम हुसैन जब थे उस समय में काफी चर्चा में आया था। तो ये वेस्ट एशिया के बाद अब आते हैं सेंट्रल एशिया पर। ये एग्जाम में अभी तक यूपीएससी ने कितना बार भी क्वेश्चन पूछा है ये वाला, मतलब मान लीजिए कि उसने पिछले 10 साल में कम से कम 5 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका आईएएस। तो वो क्या करता है, उसका पूछने का तरीका पहला कि ये सारे देश का राजधानी देगा और बोलेगा मैच कीजिए, पहला तरीका है। दूसरा उसका तरीका कि ये लोकेशन ऐसा एक मैप बना देता है, जो आप देख रहे हैं ये वाला, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यहाँ तक, अफगानिस्तान को छोड़ देता है, यहाँ तक से एक मैप बना देता है। और ये मैप बना करके आपको ऐसे क्वेश्चन मिल देता है 1, 2, 3, 4, 5, ये दिए गए देश क्रमशः कौन कौन से, मतलब वो यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन।
तो आप इसका लिख लीजिए, सेंट्रल एशिया का ये नाम लिख लीजिए पहले, देश का नाम, और आपको अपने हिसाब से कॉपी में एक नक्शा बना, ऐसा एग्जाम में ऐसे ही आता है एग्जिट कोर्स। सबसे ऊपर देखिए, सबसे बड़ा है कजाकिस्तान, ये वाला, कजाकिस्तान के बाद देखिए तुर्कमेनिस्तान है और बीच में उज्बेकिस्तान। कजाकिस्तान हो गया ऊपर, बीच में उज्बेकिस्तान, फिर ये तुर्कमेनिस्तान, इसका तुर्कमेनिस्तान, और ये साइड से देखेंगे तो ये किर्गिस्तान, इसका ये वाला, ये इसका नाम है किर्गिस्तान, और ये वाला तजिकिस्तान, ये वाला सबसे किनारे छोटा सा तजिकिस्तान, ये तो ये एकदम, और यहाँ पे कैस्पियन सी देखिए, इसको सब मैंने एग्जाम में ना पकड़ने का तरीका होगा आपका कि कैस्पियन सी को टच करके देखिए कौन है, तो तुर्कमेनिस्तान नीचे से, ऊपर से कजाकिस्तान, फिर उसके बगल में उज्बेकिस्तान है, और इस साइड में तजिकिस्तान और किर्गिस्तान, एकदम राइट साइड। ठीक है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन देगा एकदम क्लियर रहना है, बहुत हार्ड देगा, जो दिया भी है पहले मैप बना देगा 1 2 3 4, इसका राजधानी जरूर से याद करें, ये पांचों परीक्षा में आने ही आना है, और सागर से पकड़िएगा कि कहीं पर से आपने अभी पढ़ा दी है आपको अरल सी, सो अरल सी इन बिटवीन कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, तो आप अगर भूल भी रहे परीक्षा में तो ये अरल सी याद है तो आप पकड़ सकते हैं कि अरल सी बीच में, और तो इसके नीचे में उज्बेकिस्तान होना चाहिए, तो ऐसे करके भी आप दिमाग में सेट करें। ऐसे आप देखिए, यहां से आप ऐसे भी कर सकते हैं, टू तक अगर आप याद रखते हैं, यहाँ से तुर्कमेनिस्तान, और ये उज्बेकिस्तान हो गया, ये तजिकिस्तान, और सबसे किनारे किर्गिस्तान, और ऊपर वाला कजाकिस्तान। ये आपको जानकारी मैंने आपको मेमोरी में कैसे सेट करना है वो आपके ऊपर, आप कोई ट्रिक्स निकाले, क्रिकेट प्लेयर के नाम से कर ले, कोई गाना का नाम से कर ले, तो क्वेश्चन आपके पकड़ में आए। ठीक है, इसके बाद ये साउथ एशिया जब बोलते हैं तो साउथ एशिया में ये इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, ऐसे करके पूरा इंडोनेशिया, ये वाला, ये पूरा इलाका यहाँ तक, इसको छोड़ देते हैं, ये वाला यहाँ, ये साउथ एशिया में आता है। ठीक है, दक्षिण एशिया, जब ईस्ट एशिया बोले, पूरब एशिया, तो ईस्ट मतलब इधर हो गया, तो उसमें देखिए जापान भी आएगा, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया भी आएगा, यहाँ पे चाइना भी देखिए ईस्ट तक है, मंगोलिया भी आएगा, रशिया का भी कुछ पोर्शन आएगा उधर, ईस्ट एशिया से बोल रहे तो ताइवान भी आएगा ईस्ट एशिया में, ये पूरा इलाका को ईस्ट एशिया बोलेंगे। ये जो कभी कभी ज्योग्राफर फार ईस्ट बोलते हैं, माने पूरब में भी बहुत पूरब का देश, तो कौन है? जापान। सबसे ज्यादा पूरब में जापान ही है,
इसलिए जापान को बोलते हैं लैंड ऑफ राइजिंग सन, क्योंकि पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है, तो सबसे पहला दिन सनशाइन का पहला यहाँ पर आएगा, तो जापान को बोलेंगे। तो जैसे कोरिया के बीच में लड़ाई होते रहता है, तो आपके दिमाग में सिर्फ ये आना चाहिए कि कौन किधर है, पहला ये चीज करना, तब डिटेल्स सेक्शन वाइज हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद जब साउथ ईस्ट एशिया बोलेगा, देखिए साउथ एंड ईस्ट, मतलब ये जो कलर दिख रहा है ये वाला आपको, यहां से म्यांमार यानी कि बर्मा, उसके बगल में ये देश है थाईलैंड, बैंकॉक लोग बहुत जाते हैं घूमने, थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। इसके बगल में लाओस है, बहुत छोटा देश है लाओस, लैंडलॉक कंट्री है। और सबसे किनारे यहाँ पर वियतनाम, इसके नीचे कंबोडिया, ये वाला कंबोडिया देश, और ये जो निकला हुआ पोर्शन दिख रहा है ना यहाँ, ये वाला, ये मलेशिया, कुआलालंपुर जो राजधानी है। और सबसे अच्छा शहर जो लोग चाहते हैं कि बहुत पैसा कमाएंगे तो जाके रहेंगे, सिंगापुर, यहाँ सिंगापुर। और ये जो दिख रहा है ये आइलैंड वाला ग्रुप, ये इंडोनेशिया, ये। और सबसे नया देश है, 2012 में बना था, ये ईस्ट तिमोर, ये एक नया देश बन गया, ईस्ट तिमोर, पूर्वी तिमोर। तो साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया जब बोलेंगे तो साउथ ईस्ट एशिया में कौन कौन आ रहा है, लिख लीजिए, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, ठीक है, लिख लीजिए। और इंडोनेशिया के बगल में, इसे हम अलग से पढ़ाएंगे, पर एक लाइन लिख लीजिएगा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है कौन सा सर? इंडोनेशिया, मोस्ट पॉपुलेटेड मुस्लिम कंट्री ऑफ वर्ल्ड, इंडोनेशिया। अच्छी बात है, कुछ भी लीजिएगा। भूटान से साउथ ईस्ट एशिया में नहीं, तो भूटान नहीं आएगा, भूटान तो साउथ एशिया में है, भूटान है साउथ एशिया। साउथ ईस्ट, हम यहाँ से तो घेर दिए थे, इसको हटा देते हैं। अभी यहाँ से इधर पूरा साउथ ईस्ट है। कितना देश लिखे हैं बोलिए? 7 लिखे, 9 हुआ। हमको लगता है कि 11 होना चाहिए था। कौन 11 लिख रहा देखते हैं? आप ब्रुनई भी 10 हुआ आपका? हाँ ब्रुनई हो गया 11। चलिए किसका बोलिए, आप सुनाइए सिद्रा। चलिए म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, सिंगापुर। जिनका छूटा लिख लें। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपींस, ईस्ट टाइमान एंड ईस्ट तिमोर एंड ब्रुनई। ठीक है, आप लोगों में से ब्रुनई का राजधानी कौन बताइए जल्दी से? ब्रुनई का कैपिटल क्या है? किसी को नहीं पता? बंदर सेरी बगावन।
किसी जमाने में ब्रुनई का सुल्तान विश्व का सबसे धनी आदमी हुआ करता था, तेल का कुआं है ब्रुनई यहाँ पर इस जगह, ये बात, ये एक आइलैंड है, ठीक है। और यहाँ एशिया का अगर आप बोलेंगे ग्रीनलैंड के बाद वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड यही है, इसका नाम बोर्नियो। तो इसी में एक छोटा सा देश, इसके ऊपर एक छोटा सा देश है, और कुछ एरिया इसमें मलेशिया का भी है, कुछ इंडोनेशिया का। तो जो एरिया इसका थोड़ा सा है वो अलग, वो है ब्रुनई, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड ग्रीनलैंड के बाद। ग्रीनलैंड तो मतलब वर्ल्ड का वर्ल्ड का सबसे, हो गया। आपका पड़ोसी देश सब जो है अगल बगल में ऐसे भी, उसके बारे में तो आपको बहुत कुछ जानना है ना। हम लोग के देश में जो अच्छा वाला चावल है, जो आप देखते हैं ना कि मतलब रिसर्च करके चावल आता है, IR वैरायटी वाले सब जो होते हैं, इंटरनेशनल वैरायटी, जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, वो सारा बीज आया है फिलीपींस। और वर्ल्ड का सबसे गहरा ट्रेंच, मैरियाना ट्रेंच, बच्चा में पढ़े होंगे, वो फिलीपाइंस में है। समुद्र के अंदर विश्व की सबसे गहरी खाई कहाँ पे वो गहरी है? फिलीपाइंस में। साउथ ईस्ट एशिया हो गया। इसके बाद इसके कुछ और फैक्ट्स आप लिख लें एशिया के बारे में, जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं आपको। अभी लगभग चीज समझ में आ गया। चाइना लिखिए, सबसे लंबी नदी जो है एशिया की, यांगजी कियांग, वो चाइना में है, लगभग 6300 किलोमीटर। लॉन्गेस्ट रिवर इन रशिया, एशिया, उसका नाम है यांगसी कियांग। वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम यांगसी कियांग नदी पे बना है, जिसका नाम है थ्री गॉर्जेस डैम। सर रिवर का नाम क्या बोला? यांगसी। यांगसी कियांग। चाइना में हर चीज का 3 नाम है, इसको बोलते हैं यांगजी, दूसरा नाम है इसका यांगसी कियांग, और इसी नदी का नाम है चांगजियांग। कुछ चीज तो याद करना है ना, जैसे परीक्षा में डैम का नाम है थ्री गॉर्जेस डैम। ये जो डैम बना ना, तो इसमें इतना पानी है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम और सबसे बड़ा हाइडल प्रोजेक्ट भी है वर्ल्ड का, पनबिजली जिसको बोलते हैं। पृथ्वी का स्पीड मतलब 0.77 माइक्रोन सेकेंड कम हो गया इस डैम के चलते। मैंने पृथ्वी पर इतना भार हो गया पानी का, तो पृथ्वी जो घूम रही थी उसका स्पीड भी कम हुआ है ये डैम से। ये 18 साल इसको लगा है बनने में, और जिस समय ये बना है 250 लाख करोड़ रुपया खर्च हुआ है, लगभग मतलब 2.5 किलोमीटर लंबा है, 285 किलोमीटर, और लगभग 150 किलोमीटर चौड़ा, 185 मीटर हाइट है एक डैम का। कितना पानी होगा आप अंदाजा कर सकते। यांगजी नदी पर बना हुआ है।
चाइना। एशिया में सबसे ऊंचा जो पोजीशन है लिखिए, वो माउंट एवरेस्ट का है, और सबसे नीचा लोएस्ट पॉइंट है एशिया में डेड सी। एशिया का हाईएस्ट पॉइंट है माउंट एवरेस्ट और लोएस्ट पॉइंट है डेड सी। डेड सी तो बताया तो आपको, सूर्य में लिखा यहाँ यहाँ ये जगह स्विस के नाम इजराइल जॉर्डन के बीच, स्वेज से राइट से, स्वेज कैनल से काफी दूरी पे है। उस समय में सैलिनिटी उसका इतना ज्यादा है कि उसमें कोई भी जीव जंतु जीवित नहीं है, नमक। और इतना ज्यादा नमकीन, जहाँ का पानी बहुत नमकीन होगा ना, उसमें अगर आप जंप कर जाइएगा तो डूबिएगा। नमक का सैलिनिटी का डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा, तो आप उसमें तैरते रहिए। तो अब एक क्वेश्चन लिखिए कि एशिया में सबसे ज्यादा बड़ा साम्राज्य किस शासक ने किया, मतलब हु रूल्ड इन द मोस्ट पार्ट ऑफ एशिया। तो लिखिए 13th सेंचुरी में गेंगिस खान। चंगेज खान। 13th सेंचुरी में किया था, और ये मंगोल का था, यहाँ का मंगोलिया, ये यहाँ का था, मंगोलिया का। मंगोलिया में गोबी मरुस्थल है, यहाँ पे ये वाला इलाका में, ये पूरा इलाका में मरुस्थल है। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंटल डेजर्ट है ये पूरा, और इसका नाम है गोबी डेजर्ट। और इसी इलाके में जो मंगोल आक्रमणकारी थे वो यहाँ रहते थे। और एक बार हमने कभी बताया होगा कि यहाँ पे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना था इस जगह पे। कौन बनाया है? सी हुआंगटी, चीन के राजा का नाम था। तो सी हुआंगटी ने मंगोल के आक्रमण से बचने के लिए ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण करवाया। सी हुआंगटी। अच्छा, अब वो लोग जानते हैं क्या बोलता होगा? वो लोग बोलता है कि ये लोग रीचा कैसा नाम है, सर नाम पता कोई नाम है, सिपरा। अच्छा, वो लोग ऐसे बोलता है। आपको तो लग रहा है जैसे आपके लिए लग रहा है, लेकिन वो लोग चीन में जब पढ़ता होगा कि भारत में वो नदी है गंगा, कैसा टाइप का नाम रखा गंगा। हाँ, वो लोग नरेंद्र मोदी कैसा नाम है, लेकिन वो लोग के लिए मोदी जी नाम है। उसका नाम है पिकिंग, उसका कैपिटल का नाम क्या? पेचिंग, बीजिंग या तीन नाम। चीन में ये तो है दिक्कत कि हर चीज का तीन नाम है। जैसे उसका राजधानी को पैचिंग भी बोलते हैं, बीजिंग भी बोलते हैं, पिकिंग। नेक्स्ट देखिए, एशिया का सबसे पुराना मानव का नाम है होमो इरेक्टस मैन। होमो इरेक्टस, ERECTUS, होमो इरेक्टस। इरेक्टस मैन, ओल्डेस्ट मतलब ओल्डेस्ट नहीं, मोस्ट एंशिएंट। और दूसरा नाम है पिकिंग मैन, पिकिंग, PEIKING, पिकिंग मैन।
तीसरा चीज लिखिए, एशिया का उदय, मतलब लगभग 40 to 50 मिलियन ईयर पहले एशिया कब बना, तो लगभग 40 से 50 मिलियन ईयर, मतलब 4 करोड़ साल हो जाएगा ना, 40 मिलियन मतलब यस सर, तो 4 करोड़, 40 to 50 मिलियन ईयर पहले लिखिए। आफ्टर द कॉलिजन ऑफ गोंडवाना लैंड एंड अंगारा, अंगारा भूखंड और गोंडवाना भूखंड के टकराने के बाद एशिया का उदय। एंड अंगारा, सर सारा कॉन्टिनेंट तो उसी से बना ना, सिर्फ एशिया ही तो। उसके बाद तो फिर कॉन्टिनेंट मतलब फिर अलग हुआ, तो फिर प्लेट के अनुसार अलग अलग लिखे, तो डायरेक्ट है ना। फिर अमेरिका अलग हुआ तो पैसिफिक से टकराया, यहाँ डायरेक्ट है कॉन्टिनेंट है। अब आप कुछ होमवर्क लिखिए जो आपको करना है। लिखिए कि रूस एवं चीन किन देशों के साथ सीमा रेखा का निर्माण करते हैं। रशिया एंड चाइना बॉर्डर्स विच ऑफ द कंट्री। दूसरा लिखिए कि पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग एशिया में, व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ इज इन एशिया। इसमें दो चीजें, एक लैंड सरफेस का, लैंड सरफेस का 8% है और टोटल लैंड मास का 30%। लैंड सरफेस का 8% एशिया में है और पूरा जो लैंड मास है उसका 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, वर्ल्ड का पॉपुलेशन वर्तमान में कितना है? कितना? 7.9 बिलियन। एट प्रेजेंट द पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड इज 7.9 बिलियन। लिखिए कि विश्व के एरिया वाइज, एशिया का लिखिए, एशिया का एरिया वाइज 5 देशों का डिसेंडिंग ऑर्डर लिखिए। अरेंज डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ 5 कंट्री इन एशिया इन एरिया वाइज। नेक्स्ट लिखिए कि एशिया में, एशिया के मुख्य भूमि में सबसे नॉर्थ, सबसे साउथ, सबसे ईस्ट और सबसे वेस्ट पॉइंट को लिखे। हम आपको लिखवा दे रहे हैं, वाला लिख लीजिए। सबसे एक तो ऐसे जो ऐसे क्रॉस कर दीजिए, सबसे नॉर्थ में लिख लीजिए कैप चेलुस्किन, कैप चेलुस्किन, ये सेंट्रल साइबेरिया में। लगभग लिखिए 78 डिग्री नॉर्थ, इसका जो सबसे साउथ, सबसे नॉर्थ सॉरी, सबसे साउथ में लिखिए केप बुलस,
केप बुलस, ये सिंगापुर में मेनलैंड का केप बुलस, ये 1 डिग्री नॉर्थ में, 1 डिग्री नॉर्थ लिखिए, केप बुलस। इसको केप PI भी बोलते हैं, PIAI, PIAI। सबसे वेस्ट में लिखिए टर्की में केप बाबा, सबसे बेस्ट टर्की में यहां पर केप बाबा, BABA। 26 डिग्री ईस्ट लिखिए उसका लोकेशन, राउंड फिगर में लिखवा रहे हैं, ऐसे मिनट भी है बट एग्जाम में आपको उतना से काम चल जाए। सबसे ज्यादा ईस्ट में लिखिए केप डेजनॉब, DEZH, डेजनॉब, ये वाला पॉइंट रसिया में। सबसे ईस्ट में 169 डिग्री ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेम द कंट्री ऑफ एशिया, नेम द कंट्री ऑफ एशिया फ्रॉम वेयर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through। उन देशों का नाम लिखे जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। नेक्स्ट लिखिए कि भारत के पड़ोसी राष्ट्र का करेंसी का नाम लिखे, नेम द करेंसी ऑफ नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। ये सब जानना जरूरी है ना। आप अगर झारखंड के और भी एग्जाम लिखेंगे, IAS में भी क्वेश्चन GS में आ जाते हैं। भूटान का क्या है? निगलट्रम। नेपाल में क्या है? नेपाली रुपया। इंडोनेशिया में क्या है? बोले वहां भी रुपया ही है। श्रीलंका में क्या है? रुपया। पाकिस्तान में वहां भी रुपया ही। मालदीव में वहां भी रुपया ही। बांग्लादेश में टका। मलेशिया में क्या बोलते हैं? रिंगिट। थाईलैंड में भाट। वियतनाम में डोंग। मैंने कुछ चीज आपको याद रखना होगा ना। डॉलर जो नहीं पूछते वही ही बोलते हैं। इतना सी संतोष नहीं होता है। कैलाश का कमी आप पूरा करते हैं। कैलाश का आदमी दिख रहे? बाबा धाम गए हैं क्या? अच्छा। सिंगापुर में डॉलर। आप लोग ऐसे अपने से कर लीजिएगा इसको। बर्मा में कयाक। आप लोग, लेकिन ये बहुत इजी चीज है, इसके लिए टीचर क्लास में लिखवाए तो उनको लगता है ठीक नहीं। अब कुछ चीज जानना है, मतलब सारा ने से इजराइल। तो एग्जाम में ना यूनिक चीज इजराइल में क्या है? सेकेल। SHAKE। तो टर्की में टर्किश लीरा। तो वो कुछ नया नाम रहता है ना, तो इसे UAE में दरहम। तो वैसा देता है, जो नया टाइप का रहेगा वो पूछे, और जो क्लियर कट है वो जान रहा है कि लोग जानते ही होगा तो नहीं पूछे। आप ही लोग ना, जैसे आप कल को IAS बनिएगा तो IAS से बन जाइएगा, फिर उसके बाद सेक्रेटरी बनिएगा, तो फिर आपको क्वेश्चन कमेटी में ले जाए। तो आप तैयारी करते समय जितना मेहनत किए, ट्रिक्स आपको तो पता है ना कि बच्चा वैसे पता होगा, तो आप इजी चीज तो पूछिएगा नहीं। इसलिए UPSC का क्वेश्चन क्या होता है कि जब आप बनिएगा तो वो रोज वो लोग का पैनल बैठता है, उस पैनल में डिसाइड होता है कि इसको टफ कैसे किया जाए क्वेश्चन।
तो इजी क्वेश्चन पुराना साल का देख लेता है लोग, ऐसा था, उसको और टफ बनाया था कोई, उसको और टफ बनाया, अभी नया लोग आएगा जब, तो फिर लास्ट 3 साल का क्वेश्चन देख उसको और टफ कर दे। इसलिए बहुत कम नंबर पर सिलेक्शन होता है ना, 45 नंबर पर हो जाता है। इस साल पीटी 45 क्वेश्चन करने वाले पास कर गए, तो आप समझिए कि कितना कठिन प्रश्न रहता है। हम लोग सारा पढ़ने के चक्कर में, स्टूडेंट का दिक्कत ये है कि उसके दिमाग में रहता है ना कि हम कोचिंग को जब पैसा दिए तो हम कोई चैप्टर क्यों छोड़े, उसका दिमाग में थे। वो उसी प्रकार का कॉन्सेप्ट है कि हम जब पार्टी में गए हैं तो सावन है चाहे भादो है, हम चिकन खाएंगे, हम पैसा अदाई करेंगे, क्योंकि 500 रुपया दिए हैं तो हम आज जो भी हो जाए, चाहे डायबिटीज है नहीं, जिलेबी 10 तो खा लेंगे, मीठा 20 तो खा लेंगे, तो उसके दिमाग में भी पैसा रखे। तो स्टूडेंट भी वही चक्का, बहुत आदमी ऐसा होता है पार्टी से आता है घर, रात को इतने डायबिटीज बढ़ा के मर गया 500 रुपया बचाने के लिए। तो स्टूडेंट के साथ क्या होता है, उसको लगता है कि तो कोचिंग को पैसा नहीं, सारा चीज पढ़ेंगे, टीचर कितना बोलता है कि ये नहीं पढ़िए इससे नुकसान होगा, वो समझते नहीं, उसको लगता है कि नहीं भैया हम पैसा दिए तो हम काहे छूट दें कोचिंग, हम पढ़ के रहेंगे, हम मरेंगे तो हम मरेंगे। तो इसमें मरने का मतलब है सिलेक्शन नहीं, मैंने लास्ट में इजी क्वेश्चन गलती हुई। और हम तो इतने वर्षों से पढ़ा रहे हैं, तकरीबन 20 वर्ष, तो हम देखते हैं कि बहुत शहर में देखते हैं कि स्टूडेंट के दिमाग में रहता है, उसको कोई टीचर कितना बताए बोलेगा नहीं, हमको इससे मतलब, हमको सब पढ़ना ही है, सिलेबस ये है। अब मान लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन आता है, उसके लिए आप पूरा फिजिक्स पढ़ रहे हैं IIT जैसा, पूरा केमिस्ट्री बना रहे हैं, पूरा बायोलॉजी नीट परीक्षा टाइप का पढ़ रहे हैं, तो सबकी जिंदगी बेकार ना कर रहे हैं। जहां से ज्यादा क्वेश्चन आता है टू दी पॉइंट पढ़िएगा तो अच्छा रहेगा, लेकिन ज्यादा का चक्कर में क्या हुआ, याद कुछ नहीं रहता है बच्चा को, और वो सबसे बड़ा नुकसान हो जाता है परीक्षा के समय। इसको समझने की जरूरत है। तो हमको लगता है कि इतने क्वेश्चन से आपके बन जाए, मतलब एग्जाम में आ जाएंगे। फिर हम लोग ना इसको पार्ट वाइज करते हैं। ये एशिया का आउटलाइन आपको आज दिए, ठीक है। अब इसमें अगर कोई क्वेश्चन, जैसे देखिए इसमें मेंस के लिए क्वेश्चन कैसे आता है यूपीएससी में, कि पश्चिमी एशिया में तेल मिलने का कारण क्या है, तो लॉजिकल क्वेश्चन हो गया मेंस। या रूस के इन प्रांतों में, रूस में यहाँ पर ना सबसे ज्यादा कोयला, लोहा, ये पूरा इसी इलाका में, तो इसका कारण क्या है, क्यों इस इलाके में इतना ज्यादा मिलता है। जापान के इस जोन में मछली पकड़ने का उद्योग क्यों फेमस हो गया, ऐसा इंडिया में क्यों नहीं हुआ है। साउथ ईस्ट एशिया में, जैसे कि अगर म्यांमार में सब कुछ है लेकिन डेवलप नहीं कर पा रहा है, क्यों, तो जहां लॉजिकल चलेंगे तो फिर वो क्वेश्चन यूपीएससी का मेंस के लिए, हर एरिया के अनुसार क्वेश्चन, एरिया तो सेपरेट पढ़ना ही पढ़ना है। उसी प्रकार से चाइना का ढेर सारे क्वेश्चन आ जाते हैं कि चाइना का जितना जनसंख्या है, अभी तो इंडिया का जनसंख्या ज्यादा है कि चाइना का, अभी तो इंडिया देखिए नंबर 1 पर आ गया। क्वेश्चन ये भी लिख लीजिए कि विश्व का 10 देश का जनसंख्या के अनुसार घटता हुआ क्रम लिखिए, अरेंज 10 country of world in descending order। तो आप इसको अरेंज कीजिएगा, इतना भी थोड़ा सा मेहनत करना है जरूर से, ताकि आपका एग्जाम में, और इतना श्योर रहिए कि आप जब क्लासेस से जाएंगे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे। हमारा चूंकि टारगेट यूपीएससी रहता है, आप उसको अगर शक रहे करने तो आप स्टेट कमीशन इजीली पास करेंगे, उसमें कोई दो मत। और उसके नीचे का परीक्षा हम नहीं चाहते कि आप उसके नीचे जॉब ले जाए, आप स्टेट कमीशन से ऊपर ही रहिए जितने भी एग्जाम आते हैं उसमें, तो निश्चित रूप से समझ। अभी कुछ पूछना है तो बोलिए। हिंदू न्यूज़पेपर पढ़े थे?